हेलो स्टूडेंट्स, ये है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है इससे प्रीवियस वीडियो में, प्लीज़ वॉच इट। तो आगे हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का कंपोजिशन कैसे होता है, कैसे बनती है काउंसिल मिनिस्टर्स की। तो इसमें पहली बात, 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो फर्स्ट कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। सेकेंड इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। सेकेंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। 3 टाइप के इसमें मिनिस्टर्स हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं, जिनके पास होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट इनके पास होते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्ट्री इनके पास है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन से हैं? ये हैं इंडिपेंडेंट, या चार्ज होता है इनके पास कुछ मिनिस्ट्री का। ये मेंबर नहीं होते कैबिनेट के, और ये कैबिनेट की मीटिंग को भी अटेंड नहीं करते। इनके पास बस कुछ मिनिस्ट्री के चार्जेस होते हैं। इसके बाद होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर क्या करते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, कुछ काम करने में, लेकिन ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते और ना ही ये मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप से मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी होती है। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? कैबिनेट मिनिस्टर के पास। तो क्योंकि इनके पास ही सारी मेन जितनी भी मिनिस्ट्री हैं वही होती हैं। अदर कैटेगरीज भी होती हैं, ये हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। कौन सी अदर कैटेगरीज? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। तो इनके अंतर्गत कोई डिपार्टमेंट नहीं होता इनके कंट्रोल में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये पार्लियामेंट को अगर कुछ ड्यूटीज़ निभानी होती हैं, कुछ काम करने होते हैं, तो उनमें ये असिस्ट करते हैं। कौन? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। इसके बाद 1967 में फर्स्ट राजीव गांधी की जब फर्स्ट यहाँ पे सरकार आई थी, गवर्नमेंट बनी थी, तो 1967 में ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जी क्या आए थे? ये आए थे इंट्रोडक्शन में। तो ये है आपका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो ये देखिए, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी सेम है लेकिन कैबिनेट भी सेम है, लेकिन इनमें अंतर है, काफ़ी अंतर है। अब आप आज जान लेंगे क्या है। तो 60 to 70 मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि ऑल ओवर टोटली मैंने बताया था कि 15% से ज़्यादा पार्लियामेंट में लोग होते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में। तो कितने मेंबर होते हैं? 60 to 70। इसके बाद 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर्स होते हैं, ये हमने भी पढ़े हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। और कोई कलेक्टिव फंक्शंस भी नहीं होता है इनका, अपनी अपनी मिनिस्ट्री सबके अपने अपने पास होती हैं। फंक्शंस डिटरमाइंड बाई कैबिनेट। इनके जो फंक्शंस हैं उनको कौन डिटरमाइन करता है? कैबिनेट। मैंने बताया था पावर किसके पास है? मेन कैबिनेट के पास है। फंक्शंस कैबिनेट ही डिटरमाइन करेगी क्या क्या फंक्शंस लिए जाएंगे। ऑल पावर्स इन थ्योरी। इनके पास जितनी भी पावर है वो थ्योरी में है, मेन पावर किसके पास है? कैबिनेट के पास है। और दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 74 और 75 आर्टिकल्स में ये दिए गए हैं। इसके बाद अगर आप कैबिनेट देखें तो ये इसमें देखिए 15 और 20 मिनिस्टर्स होते हैं बस, यानी कि इसका पार्ट होता है कैबिनेट, लेकिन पार्ट बेसिक इसका है, लेकिन पावर इसके पास ज़्यादा होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। डिसीजन कलेक्टिवली कैबिनेट मिनिस्टर आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं, बल्कि जो कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं ये इनके मिनिस्टर को दे देते हैं, फिर ये इनको डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद ये डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। प्रैक्टिस में लाने का काम इन्हीं का है, कोई भी डिसीजन को, इनका सिर्फ थ्योरी में होता है। ये इंसर्ट किए गए हैं आर्टिकल में 352 में, कब? 1978 में, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो 352 आर्टिकल्स किसके बात करता है? कैबिनेट के बारे में। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में किस में बात की जाती है? 74 और 75 आर्टिकल में, ठीक है। ये है इनके बीच में डिफरेंस। अब हम जानेंगे कुछ आर्टिकल्स के बारे में जो इनसे रिलेटेड हैं। तो 74 है एडवाइस देने के लिए, किसको? पीएमजी को। और 75 में कुछ दूसरे प्रोविज़न भी दिए गए हैं। 77 में मैंने बताया था कि बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ड्यूटीज़ प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या है? ये 78 में है। और 88 में क्या है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, की मिनिस्टर्स के राइट्स क्या क्या हैं। और इसके बाद देखेंगे रोल ऑफ कैबिनेट। अब कैबिनेट का रोल क्या है, समझ लो। जो 15 to 20 मेंबर है उनका रोल क्या है? सबसे पहली बात, ये हाईएस्ट डिसीजन अथॉरिटी होती है, सबसे ज़्यादा डिसीजन की पावर इसके पास है। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है ये किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी, फॉर्मुलेट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो यही हेल्प करेंगे उसमें। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, सबसे ऊपर पावर होती है इनके पास।
एग्जीक्यूटिव पावर्स, चीफ कोऑर्डिनेटर है ये, एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देती है, चीफ क्राइसिस मैनेजर है, कोई भी क्राइसिस आते हैं तो ये जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन है यही डील करती है सबसे इमरजेंसी सिचुएशंस में। इसके बाद डील विद मेजर लेजिस्लेशंस एंड फाइनेंशियल मैटर्स, तो जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो भी लेजिस्लेशन है, कौन डील करता है? आपकी कैबिनेट। इसके बाद कंट्रोल करती है ओवर हायर अथॉरिटीज़, जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको उनसे ऊपर होती है और उनको कंट्रोल करके चलती है। फॉरेन अफेयर्स एंड पॉलिसीज़ को यही डील करती है, जितनी भी फॉरेन अफेयर्स, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्टर भी है। आपके एस जयशंकर जी कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को ट्रीट करते हैं। इसके बाद देखेंगे एक होती है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट इंपॉर्टेंट कह भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन इंपॉर्टेंट तो देखिए है ही। अगर लक्ष्मीकांत में दे रखी है तो ये स्मॉलर बॉडी होती है कैबिनेट से। कब बनती है ये? इसमें पीएम होते हैं और 2 से 4 बस उनके कलीग होते हैं जो कि पीएम को एडवाइस देते हैं किसी एक मैटर में। कोई इंपॉर्टेंट जब इनको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू होता है और इनको एडवाइस लेनी होती है, डिस्कशन करना होता है, तो इसमें पीएम के फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं। एक सर्कल होता है ये पीएम के अराउंड, इनर सर्कल इसको कहते हैं। और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में किचन कैबिनेट नाम का कुछ भी नाम दर्ज है ही नहीं, बस इसको पीएम के द्वारा बनाया जाता है। 2 से 4 पर्सन की किसी चीज़ के बारे में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो एक डिसीजन लेना है, तो आपस में थोड़ा डिसीजन के लिए ये बनाई जाती है। थोड़ा इसमें जो भी है कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं। अब देखिए इसकी मेरिट भी है किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट की क्या क्या मेरिट हैं कि एक तो ये स्मॉल यूनिट है, लेकिन इसमें इफ़िशियंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। और ये कि कितनी भी बार मिल सकती है, पार्लियामेंट की तरह नहीं है कि जब चाहे जॉइंट सिटिंग हो लोग अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं होता इसमें। इसमें डिसीजन की सीक्रेसी होती है, ठीक है, सीक्रेसी तभी तो ये बनाई जा रही है 2 से 4 मेंबर के द्वारा ही, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कि ये जो कैबिनेट होती है उनकी अथॉरिटी को रिड्यूस कर देती है। भाई कैबिनेट में 15 to 20 मेंबर्स होते हैं और कलेक्टिवली वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये तो उन्हें डिसीजन लेने की को मतलब दायरा उनका सीमित कर रही है ना, ये खुद ही डिसीजन लेने में सक्षम है, खुद ही ले लेती हैं सारे डिसीजन इम्पोर्टेंट मैटर्स पर। दूसरा बात कि इसमें जो इन्फ्लुएंशियल रोल होता है वो आउटसाइड मेंबर का होता है। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहें, जिसको उचित समझें, इसमें डिसीजन ले सकते हैं। ये जो है कैबिनेट, ये यूएस में और ब्रिटेन में भी ऐसा होता है, ठीक है। ब्रिटेन और यूएस में भी किचन कैबिनेट नाम का कॉन्सेप्ट है। तो ये है आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद कैबिनेट। तो आगे हम कैबिनेट कमेटी करेंगे और भी लक्ष्मीकांत में जैसे ही चैप्टर दिए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चाहे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चाहे एक्स्ट्रा बॉडीज़, तो हम यही चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।